Hello and very warm welcome in CBSE Maths with अखिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं और कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसी से हमको बेस मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बातें क्लास 11th की भी होंगी, तब इसको स्टार्ट किया जाएगा। हम लोगों ने लिमिट और कंटिन्यूटी 11th क्लास में भी पढ़ा था। वहां पे लिमिट हमें पढ़ाया गया था और कंटिन्यूटी भी पढ़ाई गई थी। यहाँ पे कंटिन्यूटी पढ़ाई जाएगी और डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन पढ़ने हैं, फिर एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ना है, फिर इसी तरीके आगे हमें बढ़ना है। लेकिन आज का जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कैलकुलस 35 मार्क्स के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको 35 मार्क्स दिलाने के लिए कैलकुलस ही काफ़ी है, यानी कि आप पास आउट हो जाएंगे। कैलकुलस ही पढ़ लीजिए, पास आउट हो जाएंगे। लेकिन हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, इसलिए हमें सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूटी वर्ड से ही हम समझ सकते हैं ये कंटिन्यूअसली वर्क को डिनोट करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे हम आपके सामने कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक ये और कुछ इस तरीके के ग्राफ, एक और देख लीजिए, मान लेते हैं पैराबोला है। ठीक है, ये 3 ग्राफ हैं। आप देख सकते हैं ये जो तीनों ग्राफ हैं ये तीनों के तीनों कंटिन्यूअस हैं। क्यों? कहीं से ये ग्राफ स्टार्ट हुए हैं और अभी तक जहां हमें दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुए हैं। मतलब ये कंटिन्यूअसली अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ग्राफ आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कोई ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ इस पॉइंट पे, लेट से कोई ये पॉइंट है 3, इस पे ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ आपने तो कई बार देखा होगा क्लास 11th में। दिखाते हैं आपको हम। ये ओपन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये ग्राफ है और ऐसे कई सारे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जो ए नंबर का ग्राफ है ये पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है। बी वाला मॉड एक्स का ग्राफ है, ये भी कंटिन्यूअस है। सी पैराबोला, ये भी कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है। यहाँ पे डी, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले आप समझिए डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस ग्राफ होते कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इनका यूज कहाँ है। ठीक है, ई, यहाँ पे देखिए अब ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है और कोई ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट 1 है। इस पे फंक्शन कोई डिफाइन किया गया है और ये भी देख लीजिए आप, ये ओरिजिन पे नहीं वैल्यू दे पा रहा है ये ग्राफ। तो ये जो नीचे के 3 ग्राफ हैं इनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कंटिन्यूअसली अपना वर्क कर रहे हैं, जिन वर्क के लिए इनको रखा गया है ये पूरा वर्क कर रहे हैं। इसके साथ और इसके साथ इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्हीं सब प्रॉब्लम के साथ हम कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कई बार तो ऐसा होता है कि, हाँ एक बात और आपको बतानी है, जैसे कि डी नंबर का ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं क्या ये पूरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है? जी नहीं, ये केवल 0.3 पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है,
मान लेते कोई फंक्शन रहा होगा लेकिन वो 3 पे डिफाइन नहीं है, बट यहां से यहां तक तो डिफाइन है नहीं ये ग्राफ, और यहां से यहां तक भी डिफाइन है, ठीक है। तो यहां से यहां तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, देन अगेन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ठीक उसी तरीके इसमें भी है, यहां से यहां तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन फिर डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, फिर अगेन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई ये ग्राफ रहा होगा और ये ऑरिजिन पे ये डिसकंटिन्यूअस है और फिर कॉन्टिन्यूअस है, अगेन कॉन्टिन्यूअस है। तो इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। और देखिए यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, अब यहीं पे लिमिट आ गई, ठीक है। यहीं पे लिमिट की ऑरिजिन हुई, यहां से यहां तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो यहां से यहां तक की अगर हम लिमिट लगा दें तो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। उसके बाद 3 के बाद से अगर मैं लिमिट लगा दूं तो अगेन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। इसी तरीके हम लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं, अगर फंक्शन पे वैल्यू हम x लेस देन और इक्वल्स टू 0 तक रखते हैं, मतलब यहाँ की वैल्यूज रखते हैं, तो हमें फंक्शन 1 देगा, ठीक है। जो फंक्शन हमें वैल्यू देगा वो 1 होगी, ठीक। अब अगर हम फंक्शन पे वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 रख दें, तब हमें फंक्शन वैल्यू 2 दे रहा है। लेकिन फंक्शन 0 पे क्या दे रहा है भाई, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि पूरे के पूरे रियल लाइन पे यहां तक हमें वैल्यू 1 मिल रही है, उसके बाद फिर यहां से 2 मिल रही है। लेकिन 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे देखते हैं। देखो अगर फंक्शन की वैल्यू हम x की वैल्यू नियर बाई 0 रखें, ठीक है, लेफ्ट साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ कि -0.001 रखें, बहुत ही नियर 0 के, ठीक है। ये इसको हम देख सकते हैं कि लगभग 0 के पास है लेकिन 0 नहीं है, तब फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा। और ठीक अपोजिट भी इसको कर दें, x इज इक्वल्स टू 0.001 रख दें, इस साइड से भी अप्रोच करने की कोशिश करें 0 पे और इस साइड से भी अप्रोच करने की कोशिश करें 0 पे, तो फंक्शन हमारी जो हमारा फंक्शन है उसका बिहेवियर कैसा है ये अभी हमें देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम पहली कंडीशन ये वाली लेते हैं तब हमें, अच्छा ये बताइए ये 0 से छोटा है, ठीक है, क्या 0 से छोटा है, तब वैल्यू हमें क्या मिल रही है, नियरली 1 मिल रही है। क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं ये 0 से बहुत थोड़ा सा बड़ा है, तो जैसे ही हम 0 से बड़े के लिए बात करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। जैसे ही हम 0 से बड़े की बात करेंगे हमें वैल्यू 2 मिलनी शुरू हो जाएगी फंक्शन की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम 0 की तरफ बोथ साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू हमें डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू मिलने की वजह से ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डीसी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आगे कई सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पे, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको जानेंगे क्या होती है। मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x is equals to a if left hand limit of fx is equals to right hand limit of fx and both are equals to value of function at that point, that is left hand limit is equals to right hand limit और ये दोनों इक्वल हो फंक्शन की वैल्यू
जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड किए थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस राइट हैंड से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये कंडीशन अगर किसी फंक्शन के साथ फॉलो हो रही है तो हम बोल पाएंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में यानी कि लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि फंक्शन की वैल्यू हमने दो कंडीशन ली थी। एक, लेफ्ट साइड से जब हम जीरो की ओर अप्रोच कर रहे थे यानी कि -0.01 ले रहे थे, तब फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा था 1। एंड वहीं पे अगर हम उस फंक्शन उस पॉइंट पे राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे तब हमें फंक्शन वैल्यू दे रहा था 2। और दोनों डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से मैंने वहीं पे वो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोला था। दैट्स व्हाई द रीजन वहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही थी। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए, हमें फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 गिवन है, तो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग LHL इक्वल होना चाहिए RHL के, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए फंक्शन की वैल्यू पे जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स यानी कि 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस h प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे h कैसे आया? हम में से कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि मैंने यहाँ h क्यों लिखा। अभी तो x लेके चल रहे थे, अचानक h कहाँ से आ गया? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू को चेक कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं x पे, यानी कि x पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? हम लोग लेफ्ट साइड से उस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही, 1 पे, और एग्जैक्ट वैल्यू भी 1 ही है। तो अभी तो हम अप्रोच वाली कंडीशन पे पहुंचे ही नहीं है। अप्रोच वाली कंडीशन कैसी होनी चाहिए? हम लोग नियरली 1 पे हों। ठीक है, मतलब 1 पे तो हों लेकिन थोड़ा उससे पहले ही रुक जाए। 1 से पहले ही अगर हम रुक जाते हैं तब हम अप्रोच कर रहे हैं 1 की ओर। वही कंडीशन के लिए, वही कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने h ऐसा लिया जो कि 0 के लगभग है, मतलब लगभग 0 ही है वो, और हम 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 1 माइनस 0 हमें 1 मिलेगा, और हमने एक ऐसा h लिया है जिसकी वैल्यू नियरली 0 है, तो ये लगभग हमें 1 के नजदीक तक ले जाके छोड़ देगा। ठीक है, एग्री हैं आप इस बात से? तो ऐसे ही हम h को कंसीडर करते हैं जो कि नियरली 0 है, और 1 माइनस एच यानी कि 1 माइनस एच करेंगे तो नियरली 1 की ओर हमें ले जाएगा, और इस फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए हमें बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 माइनस 2h प्लस 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 2h। यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 5। ठीक है, इसी तरीके RHL निकालेंगे। RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 2x प्लस 3 is equals to limit x tending to 0 to
1 प्लस एच इस बार होगा +3, और ये इक्वल है यहाँ पे देख लीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 + 2h + 3, अगेन हमें यहाँ पे मिलेगा 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और 1 वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या मिलेगी, f(1) 5 मिलेगी। ठीक है, यानी कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का, उससे भी समझेंगे। अगेन देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया है f(x) = mod x एट x = 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले ब्रेक करते हैं x = 0 के लिए, -x इफ x इज <0, और x मिलेगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर फंक्शन ग्रेटर देन या इक्वल है 0 के तो हमें फंक्शन जो है x मिलेगा, और लेस देन है तो -x मिलेगा। ये तो हमें सबको पता है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कहाँ पे 0 माइनस f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए -x है, -x implies दैट क्या होगा, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी लिमिट की वो 0 मिलेगी। एंड RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस बार क्या मिलेगा, x मिलेगा। fx क्या है यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0 के लिए x है, तो अगेन यहाँ पे 0 मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप LHL = RHL, और फंक्शन की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ऑब्वियस है फंक्शन हमें 0 मिलेगा, f(0). सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस था। अच्छा, एक तरीका और है ग्राफ से भी हम इसको देख सकते हैं, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, mod x का ग्राफ कैसा होता है, v होता है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y 0 मिलेगा, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y 1 अगेन मिलेगा। यानी कि अगर ये 0.1 है और ये -1 है तो ये y का 1 है, यहाँ पे सारी वैल्यू कुछ इस तरीके मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप का ग्राफ बनेगा, और आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ के लिए ग्राफ वैलिड है। तो जो ये फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर दोस्तों।